आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। देखिए सपोज़ एक रिएक्शन है A + B, ये दे रहे हैं C और D। AB को आप बोलोगे रिएक्टेंट और CD है प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि जब A और B आपस में कोलिजन करके CD में कन्वर्ट होते हैं तो टाइम के साथ साथ A और B कंज्यूम होने लगते हैं और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगता है, ठीक है। और वहीं साइमल्टेनियसली टाइम के साथ साथ CD जो प्रोडक्ट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ये खर्च होते जाएंगे और ये प्रोड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखें तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो चेंज होगा। चेंज कैसे, इनका होगा डिक्रीज, इनका होगा इंक्रीज। फिर देखिए हम नेक्स्ट फार्मूला कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। इसी तरह से यदि हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनका अपॉन टाइम, ठीक। अब यूनिट निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम या सेकेंड, ठीक। या इसको वन वर्ड में लिखें तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो देखिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में हम ग्राफ खींचें तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। वहीं रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच टाइम के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट निकालें या कंक्लूजन निकालें तो ये आता है सामने कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये ग्राफ क्या कहता है, ये बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो टाइम के साथ साथ देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हुआ, वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा। कब, जब रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, जब दोनों तरफ होगी। यदि आप इस रिएक्शन को क्लोज मैनर में करते हैं और कोई आउटर फैक्टर नहीं लगता तो हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन और इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। दोनों का टाइम सेम, दोनों का मास सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम, स्पीड सेम, सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। मीन्स हमको लगता है कि रिएक्शन हो रही है मगर हो ऐसा स्टैटिक लगती है, रिएक्शन जो है वो स्टैटिक है, ऐसा लगता है कि हो नहीं रही, लेकिन रिएक्शन जो होगी वो होती रहती है, ठीक है। देखिए तो ये ग्राफ ये कहता है कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ थोड़े टाइम तक होगा कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद जैसे ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा सिस्टम में इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स रिएक्शन लगता है कि स्टैटिक है बट होती नहीं, ऑब्जर्वेशन वाइज लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है लेकिन वो साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होती रहती है एक दूसरे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट में आएंगे या लाएंगे रिएक्शन को। देखिए पहला है कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स कि यदि आप ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन यदि आप बढ़ा देते हो तो नेचुरली सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड है प्रेशर। यदि आप प्रेशर बढ़ा देते हो किसका, रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट जो होगा वो नेचुरली ज़्यादा बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे जो सब्सटेंस है वो क्या होनी चाहिए, वो गैस होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर जो होगा वो गैस पे लगता है, लिक्विड पे कभी भी नहीं लगेगा। देखिए जैसे यदि हम एक कंटेनर लेते हैं और इसमें हमने एक गैसेस ली N2 और H2, ये मिलकर के NH3 बना रहे हैं, ठीक है। सपोज़ ये पिस्टन लगाया हमने इस तरीके से, तो वॉल्यूम है ये V1, इतने में गैसेस दोनों भरी हुई हैं और NH3 बना रही है। अब हम प्रेशर को यदि बढ़ा दें, इस पिस्टन को यदि हम कंप्रेस करें, अब ये जो सेकंड
प्रेशर है वो है P2, तो वॉल्यूम कितना हो गया V2, तो वॉल्यूम कम हो गया, मतलब यदि आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन्स प्रेशर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो होंगे उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अमोनिया का प्रोडक्शन जो होगा या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम देखेंगे दो कंडीशंस में, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होगी और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले आप समझिए एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक में ए और बी जो रिएक्टेंट हैं इनके पास खुद की एनर्जी होगी नहीं, ये एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और CD में कन्वर्ट होंगे, मीन्स इनमें हीट या एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इनके पास खुद की इतनी एनर्जी होती है कि ए और बी आपस में कोलिजन करके CD में कन्वर्ट होंगे और जो बची हुई एनर्जी है उसको वो हीट वे में निकाल देते हैं। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर या हीट जो होगी वो रिक्वायर्ड है। इसलिए यदि आप टेम्परेचर देते हो तो ए और बी का कोलिजन ज़्यादा होगा, जिससे C और D डेफिनेटली ज़्यादा बनेंगे। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद की एनर्जी इतनी है कि उन्होंने CD बनाया और बची हुई एनर्जी तो उन्होंने किसी भी वे में बाहर रिलीज़ कर दी। ठीक है, तो यदि आप टेम्परेचर इसमें देते हो तो ए और बी तो बर्न ही हो सकते हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन वे में या फॉर्मूले वे में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स यदि आप E और B इनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने से डेफिनेटली कोलिजन ज़्यादा होगा। ठीक है, ए और बी की काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। सरफेस एरिया मीन्स जैसे यदि आपने पहले उसको पीस वे में लिया, देन आपने उसको हैमरिंग करके उसको रप्चर कर दी उसकी मार्जिन को, उसके बाद यदि आपने उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया या आपने पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा रिएक्टेंट का, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखिए रेडिएशन। रेडिएशन जो होगा वो कब काम का होगा, जब रिएक्शन फोटोकेमिकल होगी। जैसे AgCl है, AgCl कन्वर्ट होगा Ag में प्लस Cl2 में। Ag का ब्लैक PPT हमको मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब फोटोन आएगा। फोटोन मीन्स रेडिएशन, जब इसमें आप इंसिडेंस करोगे तब ही ये रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन बट ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बाकी यदि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उनमें नो रिक्वायर्ड या नो नीड टू रेडिएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट भी डिफरेंट रिएक्शंस में अलग अलग देखा गया। देखिए, जैसे यदि N2 और 3H2 मिलकर के 2NH3 और हीट रिलीज़ कर रहे हैं, यदि आप इस रिएक्शन में यदि आयरन को डाल देते हो तो आयरन जो है इसमें एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा जो इस रेट को बढ़ा देगा। तो कंक्लूजन निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रेजेंस। ठीक है, अब देखिए, यदि इसी रिएक्शन में आपने यदि सिलिकॉन को एंटर कर दिया तो सिलिकॉन जो होगा वो इनकी कोलिजन को डिक्रीज कर देगा और NH3 का प्रोडक्शन जो होगा वो फिर से कम हो ही जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव कैटलिस्ट प्रेजेंस। नेक्स्ट देखिए, यदि आप इसी रिएक्शन में आप बिस्मथ ऐड कर दें, आर्सेनिक ऐड कर दें, या एंटीमनी या साइनाइड या आइसोसाइनाइड, यदि इसमें से कोई भी सब्सटेंस यदि आप इन दोनों में ऐड कर देते हैं तो ये सारे इनके डिलीवरी ट्यूब्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देते हैं और इसको पॉइजन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा या स्टॉप ही हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि यदि आप उसी सेम रिएक्शन में यदि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यदि आप इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, और यदि आप पॉइजन डाल देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स
प्रमोटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ हो। जैसे Fe के साथ यदि आपने मोलिब्डेनम को डाल दिया तो मोलिब्डेनम जो है वो एक प्रमोटर है, ठीक है। और प्रमोटर जो होंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट को एक्साइट करते हैं, और पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट्स को एक्साइट करेंगे, जिसके कारण NH3 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो 4 तरीके के कैटलिस्ट आपने देखे, और चारों से रिजल्ट जो होगा वो चेंज होगा। तो ये था कैटलिस्ट का इफेक्ट।